हाय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू यू नई शुरुआत चैनल। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है हमारा चल रहा है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, ये चैप्टर चल रहा है। इसका हमने 2 पार्ट अपलोड कर दिए हैं। ये तीसरा पार्ट एंड लास्ट पार्ट है, जर्मनी और इटली का निर्माण। जिसने भी नहीं देखा है बहुत अच्छे से उसको भी हमने समझाया है। नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पर आप जा कर के क्लास 10th हिस्ट्री के नाम से आप वहाँ पर जाके देख सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, आपको ले चलते हैं प्लेलिस्ट की ओर। प्लेलिस्ट देखने के लिए यहाँ क्लिक करें। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, ये इस प्रकार आ रहा है। फिर इसके बाद आप यहाँ पे इसके आगे देखने के लिए आप यहाँ पे क्लिक करें प्लेलिस्ट में। इसके बाद देखिए यहाँ पे जियोग्राफी, क्वेश्चन आंसर, सामाजिक विज्ञान, एमपीजी के, पुलिस कांस्टेबल, हिस्ट्री, इकोनॉमी। आगे बढ़ते चलिए फ्रेंड्स। इसके बाद देखिए ये लिखा है हिस्ट्री क्लास 10th। इस पर क्लिक करें। इसे क्लिक करने पर आपको डियर फ्रेंड्स हिस्ट्री की क्लास 10th की सारी वीडियो आपको मिल जाएंगी। आप लास्ट में देखिए ये रहा हमारा यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय पार्ट फर्स्ट पार्ट सेकेंड। ठीक है ना, यहाँ से आप क्लिक करके इस वीडियो को पा सकते हैं। चलिए डियर फ्रेंड्स, देखते हैं जर्मनी और इटली का निर्माण। विभिन्न भागों में बटी जर्मनी और इटली का एकीकरण कैसे हुआ, इसके बारे में पढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, जर्मनी क्या सेना राष्ट्र की निर्माता हो सकती है? चलिए देखते हैं। तो देखिए 1848 के बाद यूरोप में राष्ट्रवाद का जनतंत्र और क्रांति से अलगाव होने लगा। हमने देखा था 1848 का दौर देखा हमने कि किस प्रकार डियर फ्रेंड्स बेरोजगारी, भूख और जनसंख्या वृद्धि के कारण लोग सड़कों पर उतर आए थे। उनको खाने पीने की प्रॉब्लम हो रही थी, उनको ज़्यादा कठिनाइयों के कारण डियर फ्रेंड्स से सीधे जनतंत्र जन विद्रोह होने लगा था, है ना। तो इसी बीच 1848 में जैसे ही जनतंत्र और क्रांति से डियर फ्रेंड्स इनके विचारों में भी अलगाव होने लगा। और फिर यूरोप में राज्य सत्ता को बढ़ाने के लिए, पूरे यूरोप पर राजनीतिक प्रभुत्व हासिल करने के लिए जो रूढ़िवादी लोग थे, अक्सर वह राष्ट्रवादी भावनाओं का भी प्रयोग करने लगे थे। कि मतलब कि हम वो रूढ़िवादी लोग थे, जो राजा लोग थे, रूढ़िवादियों पर तो अड़े हुए थे। तो उन्होंने क्या किया कि कुछ भी काम करते थे तो वो बोल देते थे कि नहीं, हम राष्ट्र के कारण कर रहे हैं, कि हम अपने लिए थोड़ी कर रहे हैं। जो नियम कानून बना रहे हैं वो अपने लिए नहीं, वो राष्ट्र के कर रहे थे, लेकिन फ़ायदा उनका छुपा होता था, है ना। इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। इसे उस प्रक्रिया में देखा जा सकता था जिससे जर्मनी और इटली के एकीकृत होकर राष्ट्र राज्य बने। तो डियर फ्रेंड्स, वो लोग इस प्रक्रिया में देख रहे थे कि हम इसलिए कर रहे हैं कि जर्मनी और इटली एकीकृत होकर राष्ट्र राज्य बन जाए। जैसा कि आपने देखा राष्ट्रवादी भावना की बात करें डियर फ्रेंड्स, जैसा आपने देखा कि राष्ट्रवादी भावनाएं मध्यम वर्गीय जर्मन लोगों में काफ़ी व्याप्त थी। हमने देखा मध्यम वर्ग के लोग कौन होते थे, जैसे शिक्षक हैं, वकील हैं, इंजीनियर हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, ये मध्यम वर्गीय लोग थे। और डियर फ्रेंड्स, ये ज़्यादा इनमें राष्ट्रवादी भावनाएं, प्यार, राष्ट्र के प्रति प्यार की भावनाएं ज़्यादा व्याप्त थी। इसीलिए उन्होंने क्या किया था, मध्यम वर्ग के लोगों ने 1848 में जर्मन महासंघ के विभिन्न इलाकों को जोड़ करके एक निर्वाचित संसद द्वारा शासित राष्ट्र राज्य बनाने का प्रयास किया था। कब? जर्मन महासंघ बनाया, आसपास के इलाकों को जोड़कर 1848 में मध्यम वर्गीय लोगों ने, और संसद द्वारा राष्ट्र राज्य की घोषणा करना चाहते थे, राष्ट्र राज्य बनाना चाहते थे जर्मन को। मगर डियर फ्रेंड्स, राष्ट्र के निर्माण की यह उदारवादी पहल राजशाही और फौज की ताकत ने मिलकर के दबा दिया। तो डियर फ्रेंड्स, राष्ट्र राज्य बनाना चाहते थे संसद द्वारा, लेकिन डियर फ्रेंड्स इन्हीं के बीच मध्यम वर्ग की राष्ट्रवाद भावना और उदारवादियों के बीच क्या होता है, इनमें अलगाव उत्पन्न हो जाता है। और इसी अलगाव का फायदा उठाया रूढ़िवादियों ने, है ना। और उन्होंने सैनिक बुला करके, जैसे ही अलगाव हुआ तो सैनिक बुला करके इसको दबा दिया गया, हटा दिया गया। गलती यही हो गई कि इनमें अलगाव पैदा हुआ। अलगाव ना होता डियर फ्रेंड्स तो वो तो दब ही गए थे, है ना। तो डियर फ्रेंड्स इनको दबा दिया गया। अब डियर फ्रेंड्स, अब दब गई भावनाएं, फिर क्या हुआ, मतलब इसको दबा दिया गया। इसके बाद देखिए इसी टाइम पे जैसे ही दबा दिया, जर्मनी का एकीकरण कैसे होगा, उन्होंने तो दबा दिया। लेकिन फ्रेंड्स उनका प्रसा के बड़े भूस्वामियों ने समर्थन किया। किनका? जो कि डियर फ्रेंड्स राष्ट्र एकीकरण चाहते थे, समर्थन किया। और उसके पश्चात जो प्रसा ने
राष्ट्रीय एकीकरण के आंदोलन को संभाल लिया, अपने हाथ में ले लिया वहाँ के मंत्री ने। कौन था मंत्री? ऑटो वॉन बिस्मार्क, जो जनक माना जाता था, है ना, उसने इनके हाथ में, अपने हाथ में प्रसा ने ले लिया। और ऑटो वॉन बिस्मार्क ने इस प्रक्रिया का जनक था, उसने इस व्यवस्था को संभाल लिया। और ऑटो वॉन बिस्मार्क ने फिर क्या किया? प्रसा की सेना और नौकरशाहियों की मदद लेकर के 7 वर्ष के दौरान ऑस्ट्रिया, फ्रांस और डेनमार्क से 3 युद्धों से जीत हासिल की और फिर उसका एकीकरण किया, जर्मनी का। और फिर जनवरी 1871 में वर्साय में एक हुए समारोह में प्रसा के राजा विलियम को प्रथम जर्मनी का सम्राट घोषित कर दिया गया। तो डियर फ्रेंड्स, क्या आपको समझ में आया कि किस प्रकार वहाँ पे एकीकरण हुआ जर्मनी का? तो डियर फ्रेंड्स, हमने देखा कि मध्यम वर्गीय के द्वारा जर्मन महासंघ, विभिन्न इलाकों को मिलाकर के जर्मन महासंघ बनाया गया। फिर उस व्यवस्था को जनतंत्र और उदारवादियों के कारण क्या कर दिया गया? अलगाव के कारण उनको दबा दिया गया, अलगाव उत्पन्न हो गया, फिर सैनिकों के द्वारा उसको दबा दिया गया। फिर बाद में उसी व्यवस्था को, राष्ट्रीय एकीकरण की व्यवस्था को संभाला किसने? प्रसा के भूस्वामियों ने, बड़े बड़े लोगों ने, और प्रसा के राजा प्रसा ने। तो डियर फ्रेंड्स, प्रसा के मंत्री ऑटो वॉन बिस्मार्क ने 7 वर्षों में 3 युद्धों से जीत हासिल की और फिर फ्रांस, डेनमार्क, ऑस्ट्रिया से। और इसके बाद जब वो जीत गया तो फिर बाद में वहाँ का एकीकरण हो गया, जर्मनी का, और एकीकरण हो गया। और वहाँ का राजा कौन बना? वर्साय की संधि के द्वारा 1871 में की गई, और उसके तहत राजा विलियम्स को जर्मनी का प्रथम सम्राट घोषित कर दिया गया। चलिए हम आगे देखते हैं और प्रक्रिया कैसे बढ़ी आगे। अभी तो हमने देखा कि उसने जीत हासिल कर ली। 18 जनवरी 1871 को बेहद ठंडी थी इस टाइम पे। जर्मन के राज्यों के राजकुमार, राजा, सेना के प्रतिनिधि, ऑटो वॉन बिस्मार्क समेत सभी लोग मिलकर के, जो मुख्य लोग थे, मिलकर के कहाँ गए? महत्वपूर्ण मंत्री के साथ में बैठक की उन्होंने वर्साय के शीश महल पे, जहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडी थी। और सभा ने काइजर के विलियम प्रथम के नेतृत्व में नए जर्मन साम्राज्य की घोषणा की कि नया जर्मन साम्राज्य, एकीकृत जर्मन साम्राज्य बन गया। कहाँ पे की? वर्साय के शीश महल में 1871 में, ठीक है ना। जर्मन में राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया ने प्रसा के राज्य शक्ति को प्रभुत्व दर्शाता है। जैसे ही जर्मन राज्य डियर फ्रेंड्स निकल के आया, नया राष्ट्र बना, तो उससे ये पता चलता था, प्रसा के प्रभुत्व को दर्शाता था। कैसे? क्योंकि उसी के कारण वो बना था, है ना, कि इसके कारण प्रसा प्रभुत्वशाली हो गया प्रसा, कि इसके कारण उसने जर्मन राज्य का एकीकरण हो गया। और नए राज्य जर्मन में डियर फ्रेंड्स नई मुद्रा, बैंकिंग, कानूनी व्यवस्था, आधुनिकीकरण, इस सब पर आधुनिकीकरण किया गया। प्रसा द्वारा उठाए गए कदम, उनकी कार्यवाही जर्मनी के लिए डियर फ्रेंड्स अक्सर मॉडल हुआ करते थे। अब प्रसा जो भी कदम उठाता था, जो भी काम करता था, कानून बनाता था, तो जर्मन के लोगों के लिए एक मॉडल हुआ करता था कि उसी साइड से हमको चलना है, वहाँ वैसा ही चलना है जैसा प्रसा कहता है। सो फ्रेंड्स, अब देखते हैं हम इटली का एकीकरण। अभी हमने जर्मनी का एकीकरण देखा कि किस प्रकार अहम भूमिका निभाई प्रसा राज्य ने। ऑटो वॉन बिस्मार्क, उनका प्रमुख मंत्री, ने किस प्रकार व्यवस्था संभाली अपने हाथ में एकीकरण की। अब देखते हैं इटली का एकीकरण। चलिए फ्रेंड्स, जर्मन की तरह इटली भी डियर फ्रेंड्स, इटली में भी राजनीतिक विखंडन का एक लंबा इतिहास था। यहाँ भी बहुत ज़्यादा आसानी से एकीकरण नहीं हुआ, यहाँ भी विखंडन था, राजनीतिक विखंडन। इटली में डियर फ्रेंड्स हम देखें तो अनेक राज्यों तथा बहुराष्ट्रीय हैब्सबर्ग साम्राज्य में बिखरा हुआ था। अनेक यहाँ पे इटली में वंशानुगत राज्य चल रहे थे, अलग अलग टुकड़ों में विभाजित था। बहुराष्ट्रीय हैब्सबर्ग साम्राज्य में बिखरा हुआ था हमारा इटली। 19वीं सदी के मध्य में इटली 7 राज्यों में बटा हुआ था डियर फ्रेंड्स, 19वीं सदी में, जिनमें से केवल एक सार्डिनिया पीडमेंट, एक इतालवी राजघराने का शासन था। उत्तर के उत्तरी भाग में देखें हम तो ऑस्ट्रियाई हैब्सबर्ग के अधीन था उत्तरी भाग इटली का। मध्य इलाके पर देखें तो पोप का शासन था। दक्षिणी क्षेत्र में देखें तो स्पेन के पूर्वी राजाओं के अधीन था वो दक्षिणी साइड का इटली।
है ना। इतालवी भाषा ने भी साझा रूप हासिल नहीं किया था, वहाँ पूरे में इतालवी भाषा भी नहीं थी और अभी तक उसके विविध क्षेत्रीय स्थानीय रूप मौजूद थे इतालवी भाषा के। तो डियर फ्रेंड्स, जो इटली था उसमें भी राजनीतिक विखंडन बहुत ज़्यादा था, इतना आसान नहीं था इसको भी एकीकरण करना। जैसे कि हमने देखा इस 7 भागों में विभक्त था। जैसे हमने देखा कि एक सार्डिनिया पिडमांत थे, राजघराने का शासन था। उत्तर में ऑस्ट्रिया हैब्सबर्ग था। मध्य में पोप का शासन था। दक्षिण में स्पेन बूर्बो राजा का शासन था। इस प्रकार बटा हुआ था हमारा इटली। अब देखते हैं इसका एकीकरण कैसे हुआ। देखिए फ्रेंड्स, 1830 के दशक में जोसेफ मैत्सिनी ने एकीकृत इतालवी गणराज्य के लिए एक सुविचार कार्यक्रम प्रस्तुत करने की कोशिश की थी। उसने अपने उद्देश्य के प्रसार के लिए यंग इटली नामक गुप्त संगठन बनाया था। तो 1830 में आपने देखा था जोसेफ मैत्सिनी, जिसको डियर फ्रेंड्स क्रांतिकारी से बहिष्कृत कर दिया गया था 24 साल की उम्र में, ठीक है ना। उन्होंने हमने देखा था इतालवी एकीकृत मतलब एकीकरण के लिए इटली के इतालवी गणराज्य के लिए एक सुविचार कार्यक्रम प्रस्तुत किया। जैसे ही बहिष्कृत कर दिया गया तो फिर डियर फ्रेंड्स उसी को प्रचार के लिए, एकीकृत इतालवी गणराज्य के प्रचार के लिए कि सभी लोग हम एकीकृत होकर हमारा इटली का एकीकरण किया जाए, इसी उद्देश्य के लिए उन्होंने प्रचार प्रसार के लिए एक गुप्त संगठन बनाया। उसका नाम था यंग इटली। गुप्त संगठन भी बनाया था। 1831 और 1848 में क्रांतिकारी विद्रोह की असफलता से युद्ध के जरिए इतालवी राज्यों को जोड़ने की जिम्मेदारी वो पहुंच जाती है सार्डिनिया पिडमॉन्ट के शासक विक्टर इमैनुएल द्वितीय पर आ जाती है। तो इतालवी राज्य 1831 और 1848 में जो क्रांतिकारी विद्रोह हुआ वो असफल रहा। इसके बाद डियर फ्रेंड्स जब असफल हो गया तो उसको इतालवी राज्यों को जोड़ने की जिम्मेदारी अब किसको हाथ में चली जाती है धीरे धीरे, सार्डिनिया के पिडमॉन्ट शासक विक्टर इमैनुएल द्वितीय पे आ जाती है। इस क्षेत्र के शासक थे पिडमॉन्ट साइड के, तो डियर फ्रेंड्स उस शासक अभिजात वर्ग की नज़रों में एकीकृत इटली उनके लिए आर्थिक विकास और राजनीतिक प्रभुत्व की संभावनाएं उत्पन्न करता था कि यदि इटली एकीकृत हो जाता है तो यहाँ का आर्थिक विकास और राजनीतिक प्रभुत्व ज़्यादा होगा। मंत्री प्रमुख कावोर, जिसने इटली के एक प्रदेशों को एकीकृत करने वाले आंदोलन का नेतृत्व किया था। तो मंत्री कावोर कौन थे? मंत्री कावोर डियर फ्रेंड्स वो थे जिन्होंने इटली को एकीकरण करने वाले जो आंदोलन चल रहे थे उनका नेतृत्व कर रहे थे, मंत्री कावोर ने किया था। तो डियर फ्रेंड्स ना तो यह क्रांतिकारी थे मंत्री कावोर, ना ही यह जनतंत्र में विश्वास रखते थे कि जनतंत्र होना चाहिए। इतालवी अभिजात वर्ग के तमाम अमीर और शिक्षित सदस्यों की तरह वह ना ही इतालवी भाषा नहीं बोलते थे बल्कि कहीं बेहतर फ्रेंच बोलते थे, इतालवी से भी अच्छी फ्रेंच भाषा बोलते थे। इसके बाद भी क्या बात है, फ्रांस में इसके बाद भी ये लोग इसका इतालवी का नेतृत्व कर रहे थे एकीकरण करने के लिए, ठीक है ना। फ्रांस में सार्डिनिया पिडमॉन्ट एक चतुर कूटनीतिक संधि, जिसके पीछे डियर फ्रेंड्स किसका हाथ था? मंत्री कावोर का हाथ था, से सार्डिनिया पिडमॉन्ट 1859 में ऑस्ट्रियाई बलों को हराने में कामयाब हुए। कौन? सार्डिनिया पिडमॉन्ट। कब? 1859 में। और जर्मनी का एकीकरण 1871 में हुआ था, ध्यान रखना। हाँ, बलों से सार्डिनिया पिडमॉन्ट हुए। क्या हुए डियर फ्रेंड्स? आप देख सकते हैं यहाँ पे बलों को हरा पाने में कामयाब हो जाते हैं ऑस्ट्रिया के। फिर नियमित सैनिकों के अलावा जोसेफ गैरिबाल्डी के नेतृत्व में भारी संख्या में सशस्त्र स्वयंसेवक ने इस युद्ध में डियर फ्रेंड्स बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। गैरिबाल्डी के नेतृत्व में भारी सैनिकों ने, अब डियर फ्रेंड्स युद्ध हुआ ना तब वो जीते, तब इटली का एकीकरण होगा। यहाँ पे भी कहानी है एक, है ना। 1860 पे वो दक्षिण इटली और 2 सिसिली राज्यों में प्रवेश कर गए। कौन? पिडमॉन्ट और गैरिबाल्डी के साथ में जो स्वयंसेवक जो भेज रहे थे उनके साथ में 1860 में प्रवेश कर गए और स्पेनी और शासकों को वहाँ पे हटाने के लिए स्थानीय किसानों का समर्थन पाने में सफल रहे।
और 1861 में इमैनुअल द्वितीय को एकीकृत इटली का राजा घोषित कर दिया गया। कहाँ का? इटली का। किसके हाथों में? हमने देखा था ना, पिडमेंट, सार्डिनिया पिडमेंट के में हाथों में आ जाती है। जहाँ का राजा, सार्डिनिया पिडमेंट का राजा कौन रहता है? इमैनुअल द्वितीय। उसके हाथों में इटली के एकीकरण की बात चली जाती है। फिर डियर फ्रेंड्स, काबुर भी उसका साथ देता है, सार्डिनिया पिडमेंट का। इसके बाद गैरीबाल्ड के नेतृत्व में बहुत सारे सैनिक भी आ जाते हैं और 1860 में इटली डियर फ्रेंड्स 2 सिसिली राज्यों में प्रवेश कर जाता है। स्पेनी शासकों और स्थानीय किसानों ने साथ देते हैं। वहाँ पे स्पेन में जाता है और स्पेन के शासक थे और जो किसान वर्ग था सभी लोग इसका समर्थन करते हैं, जिसके कारण वह सफल हो जाते हैं। और फिर 1861 आता है तो इमैनुअल द्वितीय को एकीकृत इटली का सीधे राजा घोषित किया जाता है। किसको? इमैनुअल द्वितीय। ये कहाँ के थे? सार्डिनिया पिडमेंट, जो हमारा इटली का ही एक इलाका था, घोषित किया। मगर इटली के अधिकांश निवासी, जिनमें से डियर फ्रेंड्स निरक्षरता की दर काफ़ी ऊंची थी। बहुत सारे लोग इटली के वहाँ पे क्या थे? निरक्षर थे, पढ़े लिखे नहीं थे। अभी भी उदारवादी राष्ट्रवादी विचारधारा से वो अनजान थे। दक्षिण इटली में जिन आम किसानों ने गैरीबाल्ड का समर्थन दिया था, उन्होंने इटालिया के बारे में कभी भी नहीं सुना था और वे जानते थे कि ला इटालिया विक्टर इमैनुअल की पत्नी थी। सो फ्रेंड्स, हम कहानी तौर पे यदि देखें इटली के एकीकरण की बात करें तो क्या हुआ? हमने देखा कि इटली डियर फ्रेंड्स विभिन्न वर्गों में, विभिन्न राजनीतिक विखंडन से जुड़ा हुआ था। बहुत ज़्यादा राजनीतिक विखंडन था। 7 राज्यों में, 7 भागों में बटा हुआ था हमारा इटली। जैसे हमने सार्डिनिया देखा है ना, और विभिन्न उत्तरी इलाके में पोप का, राजा बूर्बो का शासक था। इसके बाद डियर फ्रेंड्स हमने देखा कि जोसेफ मैज़नी के द्वारा इटली के इतालवी जो वहाँ की भाषा थी उसको एकीकृत करने के लिए इतालवी के एकीकरण के लिए संगठन किए, है ना, यंग इटली संगठन देखा हमने। उसके बाद डियर फ्रेंड्स क्रांति हुई 1831 और 1848 में। उसमें डियर फ्रेंड्स वो असफल हो जाते हैं। फिर बाद में इतालवी के एकीकरण की जिम्मेदारी किसके हाथ में आ जाती है? सार्डिनिया के पिडमॉन्ट किसके हाथ में? विक्टर एमुनल द्वितीय के हाथ में आ जाती है एकीकरण की। और हमने मंत्री काबुर के बारे में देखा जो इसका साथ दे रहे थे, जो कि इटालवी के एकीकरण का आंदोलन का नेतृत्व संभाल रहे थे। वो भी इनका साथ दिया। 1859 में सीधे क्या हो जाता है? ऑस्ट्रियाई बलों को वो लोग हरा देते हैं। फिर बाद में नियमित रूप से सैनिकों के अलावा जोसेफ गैरीबाल्ड के नेतृत्व में भारी संख्या में सशस्त्र स्वयंसेवकों को युद्धों में इन लोगों ने हिस्सा लिया। 1860 में इनकी सेना 1860 में वे दक्षिण इटली और 2 सिसिली राज्यों में प्रवेश कर जाते हैं। फिर हमने देखा कि स्पेनी के जो शासक थे और किसान वर्ग थे वो भी इनका साथ देते हैं। और फाइनली 1861 में एमुनल द्वितीय को एकीकृत इटली का राजा घोषित कर दिया जाता है। अब डियर फ्रेंड्स, वहाँ पे वो लोग राजा होते हैं और वो इटली एकीकरण की एक कहानी रही है हमारी। वहाँ पे भी बहुत सारे लोग निरक्षर रहते हैं, उदारवादी के, राष्ट्रवाद के भावना को समझ ही नहीं पाते हैं, अनजान होते हैं। दक्षिण के लोग, जिन आम किसानों ने गैरीबाल्ड का समर्थन किया था, उन्होंने इटालिया के बारे में कभी भी नहीं सुना था, जो कि वहाँ का राजा बन गया था। ला इटालिया को विक्टर एमुनल की डियर फ्रेंड्स वो पत्नी मानते थे, है ना। आई होप डियर फ्रेंड्स इटली का एकीकरण आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं ब्रिटेन। सो फ्रेंड्स, देखिए ब्रिटेन की अजीब दास्तान। क्या थी ब्रिटेन की अजीब दास्तान? चलिए पढ़ते हैं। कैसे ब्रिटेन राष्ट्र राज्य बना, कैसे क्या हुआ, इसके बारे में भी बात करते हैं। तो देखिए, कुछ विद्वानों का तर्क है कि राष्ट्र राज्य का जो मॉडल है या आदर्श ग्रेट ब्रिटेन है, ठीक है ना। तो ब्रिटेन में राष्ट्र राज्य का निर्माण कोई डियर फ्रेंड्स उथल पुथल या अचानक क्रांति का परिणाम नहीं था। यहाँ पे भी डियर फ्रेंड्स एक लंबी प्रक्रिया का नतीजा था राष्ट्र राज्य का निर्माण ब्रिटेन में। चलिए वो प्रक्रिया कौन सी थी देखते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, 18वीं सदी की बात करें तो पहले ब्रिटानी राष्ट्र था ही नहीं। वहाँ पे कोई ब्रिटानी राष्ट्र नहीं था। वहाँ तो ब्रिटानी द्वीप समूह था, जहाँ पे एक द्वीप समूह था जहाँ पे डियर फ्रेंड्स रहने वाले लोग थे, अंग्रेज रहते थे, बेल्स, स्कॉट, आयरिश। अंग्रेज, बेल्स, स्कॉट, आयरिश लोग रहते थे ब्रिटानी द्वीप में,
ठीक है ना। यहाँ पे कोई ब्रिटानी राष्ट्र नहीं था, राष्ट्र का निर्माण नहीं था। तो आखिर कैसे हुआ? इन सभी जातियों का डियर फ्रेंड जो हमने देखा, बेल्स है, आयरिश है, स्कॉट है और स्कॉट है, अंग्रेज लोग हैं। इनकी सबकी अलग अलग संस्कृतियाँ थीं, अपनी अपनी राजनीतिक परंपराएं थीं। लेकिन डियर फ्रेंड्स, जैसे आंग्ल राष्ट्र राज्य धन दौलत और अहमियत से सत्ता में वृद्धि हुई, आंग्ल राष्ट्र की जैसे ही धन दौलत और अहमियत में और सत्ता में वृद्धि हुई, तो द्वीप समूह के अन्य राष्ट्रों पर भी अपना प्रभुत्व बढ़ाने में सफल हुए। कौन? आंग्ल राष्ट्र, ठीक है ना। और एक लंबे टकराव और संघर्ष के बाद आंग्ल संसद ने 1688 में राजतंत्र से ताकत छीन ली और इस संसद के माध्यम से एक राष्ट्र राज्य का निर्माण हुआ। तो डियर फ्रेंड्स, क्या हुआ? ये सभी लोग, ग्रेट ब्रिटेन ऐसे नहीं बना था, तो कोई यहाँ पर राज्य नहीं था। 18वीं शताब्दी में हम देखें तो सब लोग एक द्वीप समूह था, ब्रिटानी समूह, द्वीप समूह। उसमें कौन कौन लोग रहते थे? आयरिश, अंग्रेज, बेल्स और स्कॉटिश, ठीक है ना। चार जिनकी अलग अलग संस्कृति और अलग अलग राजनीतिक परंपराएं थी। और फिर आता है कौन? आंग्ल राष्ट्र, जिसमें डियर फ्रेंड्स धन दौलत और अहमियत सत्ता में वृद्धि हुई थी, जिसने डियर फ्रेंड्स क्या किया? वो इन पर प्रभुत्व जमाने में स्टार्ट कर दिया, ठीक है ना, प्रभुत्व जमा लिया। और 1688 में इनके बीच अच्छा टकराव हुआ, है ना, क्योंकि अब वो प्रभुत्व जमाना चाहता था इन पर, तो टकराव हुआ। और टकराव के कारण 1688 में क्या हुआ? राजतंत्र इनके हाथों से छिन गया और इस संसद ने वहाँ पे राष्ट्र राज्य का निर्माण हो गया। अब डियर फ्रेंड्स, वहाँ पे राजतंत्र हट गया तो राष्ट्र राज्य का निर्माण हो गया, और जिसका केंद्र बिंदु होता था कौन? इंग्लैंड था, ठीक है ना। इंग्लैंड और स्कॉट के बीच एक एक्ट ऑफ यूनियन 1707 में यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का गठन हो गया। 1707 में कौन कौन को मिला करके? इंग्लैंड और स्कॉटलैंड, ठीक है ना। और उनका जो आंग्ल राष्ट्र का जो प्रभुत्व जमाया था, उसका जो केंद्र बिंदु था वो इंग्लैंड था। और फिर बाद में इंग्लैंड और स्कॉट के बीच एक यूनियन ऑफ यूनाइटेड किंगडम से ग्रेट ब्रिटेन बन गया। इससे इंग्लैंड के व्यवहार में स्कॉटलैंड पर अपना प्रभुत्व जमा पाया, जिससे डियर फ्रेंड्स ग्रेट स्कॉटलैंड और इंग्लैंड यूनियन ऑफ 2007 में यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन बन गया। और ग्रेट ब्रिटेन बन गया जब दोनों को मिला करके, कौन? इंग्लैंड और स्कॉटलैंड। तो जिससे फिर क्या हुआ? इंग्लैंड ने अपने व्यवहार से स्कॉटलैंड पर भी अपना प्रभुत्व जमा पाया। इसके बाद ब्रिटानी संसद में आंग्ल सदस्यों का दबदबा रहा, क्योंकि डियर फ्रेंड्स अब ब्रिटानी संसद में आंग्ल सदस्यों का दबदबा क्यों नहीं होगा? क्योंकि आंग्ल सदस्यों ने ही तो वहाँ पे अपना प्रभुत्व जमाया हुआ है, वहाँ पे राजतंत्र हटाया हुआ है। एक ब्रिटानी पहचान के विकास का अर्थ यह हुआ कि स्कॉट की खास संस्कृति और राजनीतिक संस्थानों को योजनाबद्ध तरीके से दबाया गया। तो डियर फ्रेंड्स, ब्रिटानी ने क्या किया? उनकी यही पहचान लोग जानते थे कि इन्होंने क्या किया? स्कॉटलैंड की खास संस्कृति और राजनीतिक संस्थानों को योजना करके इन सभी को दबा दिया, वहाँ की संस्कृति को। और स्कॉटिश जो थे हाईलैंड्स के निवासी, जिन पर कैथोलिक कुल ने जब भी अपनी आज़ादी को व्यक्त करने का प्रयास किया तो उन्हें ज़बरदस्त दमन कर देते थे। जो स्कॉटलैंड के निवासी थे, जो कैथोलिक धर्म को मानते थे डियर फ्रेंड्स, तो उन्होंने अपनी संस्कृति को उजागर करने और आज़ाद होने की बात व्यक्त की, प्रयास किया, तो उन्हें फिर से दबा दिया जाता था, दमन कर दिया जाता था, ठीक है। इसके बाद देखिए, दमन करना पड़ा। स्कॉटिश हाईलैंड के लोगों ने अपनी गैलिक भाषा बोलने में, अपनी राष्ट्रीय पोशाक पहनने में मनाही कर दी। अब डियर फ्रेंड्स, जो स्कॉटिश में हाईलैंड्स लोग रहते थे, उन्होंने अपनी संस्कृति, अपनी पोशाक पहनने की, उनको डियर फ्रेंड्स भाषा बोलने की उनको मनाही कर दी कि ना ही आप अपनी संस्कृति की पहचान, अपनी जो पहचान है, स्कॉटिश जो ड्रेस है, वो आप नहीं पहन सकते हैं, और ना ही यहाँ की अपनी भाषा बोल सकते हैं। उनमें से डियर फ्रेंड बहुत सारे लोगों को अपना वतन छोड़ने पर मजबूर किया गया। जो डियर फ्रेंड्स नहीं मानते थे तो उनको सीधे वो लोग अपना वतन छोड़ करके भाग गए वहाँ से। आयरलैंड का भी कुछ ऐसा ही हासनत हुआ। वह देश भी कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट धार्मिक गुटों में गहराई में बटा हुआ था। आयरलैंड, यहाँ पे तो हमने स्कॉटलैंड में देखा,
और क्योंकि हमने ग्रेट ब्रिटेन जो बना था डियर फ्रेंड्स, वहाँ पे हमने देखा था स्कॉटलैंड भी था, आयरलैंड भी था। हमने बोला ना आयरिश वाले लोग थे, बेल्स भी थे जो कि स्कॉटलैंड के थे, और कौन थे, अंग्रेज लोग भी थे, है ना। सभी को मिलाकर के 4 राज्यों को मिलाकर के बना था हमारा ग्रेट ब्रिटेन। तो डियर फ्रेंड्स हमने अभी देखा कि इसका स्कॉटलैंड का, स्कॉटलैंड में स्कॉटलैंड का दबदबा बन गया, यूनाइटेड किंगडम बन गया ग्रेट ब्रिटेन, जिससे कि डियर फ्रेंड्स स्कॉटलैंड को मिलाकर बना था 1707 में। और फिर बाद में वहाँ के लोगों को जो कैथोलिक बोलते थे, कैथोलिक धर्म को मानने वाले थे, और तो डियर फ्रेंड्स उन्होंने अपनी आज़ादी व्यक्त करने की कोशिश की तो उनको दबा दिया गया, और वहाँ पे मनाही कर दी गई कि अपनी आप ना ही भाषा बोल सकते हैं स्कॉटिश, और ना ही डियर फ्रेंड्स आप ड्रेस पहन सकते हैं। तो इसके कारण बहुत सारे लोग वहाँ के भाग गए, ठीक है ना। आयरलैंड में भी यही हुआ, आयरलैंड पर भी दबदबा बनाया हुआ था ये। चलिए आयरलैंड की बात कर लेते हैं। तो आयरलैंड का कुछ ऐसा ही हश्न हुआ था, वहाँ पे भी डियर फ्रेंड्स देश में कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट धार्मिक गुटों में गहराइयों में बटा हुआ था हमारा आयरलैंड। और अंग्रेजों ने आयरलैंड में प्रोटेस्टेंट धर्म को मानने वाले को बहुसंख्यक कैथोलिक देशों पर प्रभुत्व बढ़ाने में सहायता दी। तो डियर फ्रेंड्स अंग्रेज लोग भी प्रोटेस्ट बोलते थे, प्रोटेस्टेंट धर्म के थे। तो उन्होंने क्या किया, प्रोटेस्ट धर्म को मानने वाले जो लोग थे, मानने वालों को बहुसंख्यक कैथोलिक देश पर प्रभुत्व बढ़ाने में सहायता प्रदान की, क्योंकि ये भी बोलते हैं ये इनका धर्म प्रोटेस्टेंट है, तो कैथोलिक वालों को उन पर प्रभुत्व जमाना चाहते थे। और ब्रिटानी प्रभाव के विरुद्ध देखिए ब्रिटानी प्रभाव के विरुद्ध कैथोलिक विद्रोहों को निर्ममता से कुचल दिया गया। डियर फ्रेंड्स ये लोग जो कैथोलिक धर्म को मानने वाले थे उनको निर्ममता से कुचल दिया गया और उनको दमन किया गया। वोल्फ टाउन और उसकी यूनाइटेड आयरिशमैन 1798 को अगुवाई में हुए असफल विद्रोह के बाद 1801 में आयरलैंड को बलपूर्वक यूनाइटेड किंगडम में शामिल कर लिया गया और एक नए ब्रिटानी राष्ट्र का निर्माण किया गया, जिस पर वह हावी आंग्ल संस्कृति का प्रचार प्रसार किया गया। नए ब्रिटेन के प्रतीक चिन्ह, ब्रिटानी झंडा, राष्ट्रीय गान और गांव से अवर नोबल किंग को खूब बढ़ाया गया और पुराने राष्ट्र इस संघ में मातहत सहयोगी के रूप में रह गए। तो डियर फ्रेंड्स अभी हमने क्या देखा, ब्रिटेन की अजीब दास्तान हमने क्या क्या पढ़ी, ज़रा एक बार क्विक रिवीजन करते हैं, जल्दी से याद रहेगा क्योंकि। तो डियर फ्रेंड्स हमने देखा कि यहाँ ब्रिटेन में राष्ट्र राज्य पहले से नहीं था, लेकिन राष्ट्र राज्य का मॉडल दिया जाता है ग्रेट ब्रिटेन को। एक अचानक नहीं हुआ, इसमें भी डियर फ्रेंड्स हमने देखा कि बहुत ज़्यादा प्रक्रियाएं चली, बहुत ज़्यादा एक लंबी प्रक्रिया चली, जिसके कारण विद्रोह हुए, जिसके कारण ग्रेट ब्रिटेन बना था। वो कैसे हमने देखा था, यहाँ पे जो ग्रेट ब्रिटेन एक द्वीप समूह था, वहाँ पे राष्ट्र राज्य नहीं था। तो ग्रेट ब्रिटेन द्वीप समूह में कौन कौन लोग रहते थे, तो अंग्रेज लोग रहते थे, बेल्स रहते थे, स्कॉटिश रहते थे, आयरिश रहते थे। ये चार इनकी अलग अलग संस्कृतियाँ और राजनीतिक परंपराएं थी। और फिर क्या होता है, आंग्ल राष्ट्र आते हैं और डियर फ्रेंड्स उनका प्रभुत्व बढ़ता है और इन पर प्रभुत्व जमाना चाहते हैं। फिर 1688 में वहाँ पे जनतंत्र ये लोग हटा देते हैं राजतंत्र और उनका प्रभुत्व जम जाता है। फिर डियर फ्रेंड्स जब इनका प्रभुत्व जम जाता है तो फिर ये लोग स्कॉटिश पर हम देखें, स्कॉटिश क्योंकि हमने देखा था स्कॉट बेल्स वगैरह, आयरिश वगैरह पर भी प्रभुत्व जमा रहे थे ये लोग। तो फिर वहाँ पे यूनाइटेड किंगडम बनता है, इंग्लैंड इसका केंद्र बिंदु होता है। इंग्लैंड मिला करके और स्कॉटलैंड मिला करके एक यूनाइटेड किंगडम ग्रेट ब्रिटेन का निर्माण करते हैं। फिर बाद में अब इस स्कॉटिश पे डियर फ्रेंड्स जो वहाँ पे पोशाक पहनने वाले थे, वहाँ के जो धर्म को मानने वाले थे, वो चाहते थे आज़ादी, तो उसको दबा दिया गया। और जो डियर फ्रेंड्स उसकी पोशाक नहीं पहनते थे और धर्म को नहीं मानते थे, वो डियर फ्रेंड्स अपना वतन छोड़ करके भाग गए। यही हश्न हुआ आयरलैंड का। आयरलैंड में भी हमने देखा कि वहाँ पे भी कैथोलिक और प्रोटेस्ट धर्म को मानने वाले थे, है ना, लोग रहते थे, 2 लोग रहते थे। लेकिन डियर फ्रेंड्स अंग्रेज लोगों का और इंग्लैंड वालों का धर्म जो था वो प्रोटेस्टेंट था। तो डियर फ्रेंड्स प्रोटेस्टेंट वालों ने कैथोलिक धर्म पर अपना प्रभुत्व जमाया और डियर फ्रेंड्स जब प्रभुत्व जमाया और जो कैथोलिक वालों का बलपूर्वक दमन किया गया, कुचला गया, ठीक है ना।
और फिर आयरलैंड को 1801 में बलपूर्वक यूनाइटेड किंगडम में शामिल कर लिया गया। और फिर वहाँ पे जब यूनाइटेड किंगडम में आयरलैंड शामिल हो गया तो 1801 में वहाँ पे डियर फ्रेंड्स उसका किसका ब्रिटानी राष्ट्र का निर्माण हो गया। और फिर उसका प्रचार प्रसार किया गया, वहाँ के झंडा का, वहाँ के राष्ट्रगान का खूब बढ़ा गया और राष्ट्रसंघ सहयोगी रूप में वो लोग रह गए। आई होप फ्रेंड्स जी हमारी ग्रेट ब्रिटेन की आपको दास्तान अच्छे से समझ में आ गई होगी कि किस प्रकार इसने सभी को कैसे मिलाया और कैसे ग्रेट ब्रिटेन बना। ठीक है ना। देखिए फ्रेंड्स, राष्ट्र की दृश्य कल्पना, राष्ट्र को एक इमेज के रूप में कैसे दिखाया गया, कैसे उसकी कल्पना की, क्या हुआ, चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। तो डियर फ्रेंड्स देखिए यही लिखा है यहाँ पर, किसी भी शासक को एक चित्र या मूर्ति के रूप में अभिव्यक्त करना आसान है, किंतु डियर फ्रेंड्स एक राष्ट्र को चेहरा कैसे दिया जा सकता है। 18वीं और 19वीं सदी के कलाकारों ने डियर फ्रेंड्स राष्ट्र को एक मानवीकरण करके यह प्रश्न को हल किया था, एक मानव के रूप में राष्ट्र को दिखाने की चेष्टा की थी 18वीं और 19वीं शताब्दी में। तो देखिए दूसरे शब्दों में कहें हम तो उन्होंने देश को डियर फ्रेंड्स कुछ यूँ चित्रित किया जैसे वह कोई व्यक्ति हो, कोई राष्ट्र को व्यक्ति के रूप में दिखाने की कोशिश की। उस समय राष्ट्रों को डियर फ्रेंड्स इन्होंने नारी का वेश प्रस्तुत किया। राष्ट्र को व्यक्ति का जामा पहनाते हुए जिस नारी का डियर फ्रेंड्स इन्होंने चुना, जिस नारी को बनाया, वह असल जिंदगी में कोई खास महिला नहीं होती थी, वह तो राष्ट्र की एक अमूर्त ठोस रूप में प्रदान करने का प्रयास किया गया था। यानी डियर फ्रेंड्स नारी की छवि राष्ट्र का रूपक बन गई कि यह नारी ही हमारा राष्ट्र है, राष्ट्र का प्रतीक बन गई वो नारी की छवि। ठीक है ना। राष्ट्र को नारी के रूप में बनाया गया है, नारी के रूप में दिखाया गया। जैसा कि आपको याद होगा कि फ्रांसीसी क्रांति के दौरान कलाकारों ने स्वतंत्रता, न्याय और गणतंत्र जैसे विचारों को व्यक्त करने के लिए, स्वतंत्रता, न्याय और गणतंत्र जैसे विचारों को व्यक्त करने के लिए एक नारी का रूपक तैयार कर दिया था, एक नारी के रूप में प्रयुक्त प्रतीक तैयार किया था स्वतंत्रता, न्याय और गणतंत्र का, है ना, कि ये हमारी स्वतंत्रता की देवी है। जैसे इन आदर्शों को विशेष रूप से व्यक्त किया गया था। जैसे कि आपको याद होगा स्वतंत्रता का प्रतीक उन्होंने एक नारी को क्या बना दिया था, उसके से लाल टोपी लगा दी और टूटी हुई जंजीर, ये सब क्या था, स्वतंत्रता का प्रतीक था। इंसाफ का प्रतीक आमतौर पर ऐसी महिला जो कि डियर फ्रेंड्स ऐसी महिला की इमेज बना दी जिसमें डियर फ्रेंड्स उसकी आंखों में पट्टी बांध दी और वह एक तराजू दे दिया उसके हाथों में और उसके आंखों में पट्टी बांध दी। तो ये क्या है, इंसाफ का प्रतीक हुआ। जैसे अभी भी हम देखते हैं कोर्ट जाते हैं, कोर्ट आपने देखा होगा, आप गए तो नहीं होंगे डियर फ्रेंड्स, लेकिन क्योंकि आप 10th क्लास के स्टूडेंट हैं तो आपने सीरियल में या कुछ में देखा होगा टीवी में। तो कोर्ट में क्या होता है, एक ब्लैक आप देखेंगे, एक महिला खड़ी होगी, है ना, और उसके आँखों में काली पट्टी बंधी होगी और वो तराजू को लिए हुए है। मतलब वो इंसाफ का प्रतीक है कि उसकी आंखों में अपना पराया कुछ नहीं यहाँ पे चलता, वल्ली चलता है इंसाफ, न्याय। दो तराजू है, एक पाप एक पुण्य, इसमें तौलते हैं क्या सही है क्या गलत है ना। ये इस प्रकार उसने प्रतीक बता दिया जाता है। इसी प्रकार वहाँ पे भी इंसाफ का प्रतीक यही था और स्वतंत्रता का प्रतीक लाल टोपी और टूटी हुई जंजीर। इसी प्रकार डियर फ्रेंड्स नारी का रूप दे दिया। इसी प्रकार नारी के रूपक का आविष्कार कलाकारों ने 19वीं शताब्दी में किया था। फ्रांस में उसे लोकप्रिय ईसाई नाम मारियान दे दिया गया, जिससे डियर फ्रेंड्स जिसे जन राष्ट्र के विचारों को रेखांकित किया गया। तो फ्रेंड्स वहाँ पे जो फ्रांस था उसमें कलाकारों ने डियर फ्रेंड्स जो मूर्ति बनाई, एक राष्ट्र का जो प्रतीक था नारी, उस नारी का नाम दे दिया गया क्या, मारियान। ठीक है ना, जिसने जन राष्ट्र के विचारों को रेखांकित किया था, जिसमें डियर फ्रेंड्स बहुत सारे जैसे लाल टोपी लगा देना, टूटी हुई जंजीर पहना देना, तो इससे क्या स्वतंत्रता का प्रतीक है। पूरी नारी को इस प्रकार बना दिया, इस प्रकार प्रतीक दे दिए जिससे कि डियर फ्रेंड्स सबका अलग अलग मतलब निकलता था। जो पहनी हुई थी वो अलग अलग चिन्ह दे दिए। जैसे कि डियर फ्रेंड्स उसके चिन्ह स्वतंत्रता और गणतंत्र के थे, जैसे लाल टोपी, तिरंगा, कलगी, मारियान, ये उसके आभूषण बना दिए गए। ठीक है ना। और डियर फ्रेंड्स यह प्रतिमा को उन लोगों ने ऐसे स्थान पर लगाई जहाँ पे सार्वजनिक जगह थी, जहाँ पे सभी लोग आते थे, जिससे क्या हो, ताकि राष्ट्रीय एकता की भावना
एकता के राष्ट्रीय प्रतीक की याद आती रहे, ये प्रतीक को लोग देखें और डियर फ्रेंड्स उनमें राष्ट्र प्रेम की भावना जागती रहे, है ना, और लोगों में तदम्य स्थापित करती रहे, याद आती रहे ये। और डियर फ्रेंड्स मारियान जो छवि बनाई थी राष्ट्र का जो प्रतीक थी, तो उस छवि को डियर फ्रेंड्स सिक्कों, डाक टिकटों में भी अंकित कर दिया गया। इसी तरह जर्मनिया जर्मन राष्ट्र की रूपक बन गई। चाक्षुष अभिव्यक्तियों में जर्मनिया बलूत वृक्ष के पत्तों को मुकुट पहनती थी। क्या करती थी? चाक्षुष वृक्ष के पत्तों का, बलूत वृक्षों का वो लोग उनको मुकुट पहना दिया गया। अब बलूत का वृक्ष का मुकुट क्यों पहना दिया गया? बलूत वृक्ष के पत्तों का, क्योंकि डियर फ्रेंड्स जो बलूत वृक्ष वो वीरता का प्रतीक सूचक था। देखिए जर्मनिया को आप देख सकते हैं, यहाँ पे 1848 की एक इमेज है जिसमें डियर फ्रेंड्स यही है हमारी मारियान, जिसमें उन्होंने देखिए उनके मुकुट में देखिए आप बलूत के वृक्ष लगे हुए जो कि वीरता का प्रतीक है। इनकी ओर देख लीजिए, इनके पैर में डियर फ्रेंड टूटी हुई जंजीर आप देख सकते हैं यहाँ पे डली हुई है, जो कि स्वतंत्रता का प्रतीक है। वो सब झंडा लिए हुए हैं और तलवार लिए हुए हैं, मतलब कि डियर फ्रेंड्स इनको एक नारी के रूप में राष्ट्र को व्यक्त किया गया है, ठीक है ना। देखिए 1850 में डाक टिकट अब इस प्रकार होती थी, जिसमें डियर फ्रेंड्स मारियान का क्या बना हुआ है? चित्र बना हुआ है, जो कि मारियान की तस्वीर बनाई गई है जो फ्रांसीसी गणराज्य का प्रतिनिधित्व कर रही हैं वहाँ का। तो डियर फ्रेंड जो इनके गहने या फिर जो उनकी सजावट के सामान बनाए गए थे वो कुछ ऐसे थे जैसे टूटी हुई, कुछ ना कुछ प्रतीक दे रहे थे। उन सब का कुछ ना कुछ मतलब होता था, जैसे टूटी हुई बेड़ियाँ की आज़ादी का प्रतीक था। इसके बाद देखिए बाज छाप कवच, यह जर्मन साम्राज्य की प्रतीक शक्ति का प्रतीक था। बलूत के वृक्ष का मुकुट, यह बहादुरी और वीरता का प्रतीक था। तलवार, मुकाबले की तैयारी के लिए हमारा राष्ट्र हमेशा खड़ा हुआ है। तलवार पर लिपटी जैतून की डाली, यह डियर फ्रेंड्स शांति का प्रतीक था। हम शांति भी चाहते हैं, आप सहयोग वातावरण के द्वारा आप शांति से अपना मसला सुलझा सकते हैं। काला लाल सुनहरा तिरंगा, यह 1848 में उदारवादी राष्ट्रवादियों का झंडा, जिसमें जर्मन राज्यों को ड्यूक्यूस के प्रतिनिधित्व घोषित कर दिया गया था, उसके लिए उसका प्रतीक है। उगते हुए सूर्य की किरणें जो उनके यहाँ पे लगी हुई है सर पे, वह नए युग का सूत्रपात हम नया युग चाहते हैं, नया परिवर्तन, नया युग का सूत्रपात कर रही हैं वो किरणें। देखिए यहाँ पे आप एक इमेज देख रहे हैं, यहाँ पे है डियर फ्रेंड्स जर्मनी की राइन नदी। ध्यान रखना, राइन नदी बहती है जर्मन में, ठीक है ना। इसका डियर फ्रेंड्स देखिए चित्रकार में बनाया गया है, जर्मनिया गार्डिंग द राइन, राइन नदी पर पहरा देती जर्मनिया। 1860 में चित्रकार लॉरेंज क्लार्सन ने यह चित्र बनाने का काम सौंपा गया। जर्मनिया की तलवार पर खुदा हुआ है जर्मन तलवार राइन नदी की डियर फ्रेंड्स यहाँ पे रक्षा कर रही है। देखिए जर्मनिया बनाई गई हैं जिसमें कि तलवार लिए हुए हैं और आगे राइन नदी है जो कि उसकी देखिए फ्रेंड्स बात करते हैं राष्ट्रवाद और साम्राज्यवाद के बारे में। तो जो राष्ट्रवाद की भावना, राष्ट्रवाद शब्द की उत्पत्ति की बात करें, ये कब से अस्तित्व में आया? तो 1789 में जब फ्रांसीसी क्रांति हुई। फ्रांस में डियर फ्रेंड्स नौकरशाही का शासन चल रहा था, वहाँ पे फ्रांसीसी क्रांति हुई जिसके तहत वहाँ पे राजतंत्र को हटा करके प्रजातंत्र लाया गया। तभी से होती है राष्ट्रवाद नामक शब्द की उत्पत्ति। अब देखते हैं अभी राष्ट्रवाद 19वीं सदी में अभी राष्ट्रवाद और साम्राज्यवाद के बारे में पढ़ते हैं। ये तो स्टार्टिंग था, हिस्ट्री थी। तो देखिए 19वीं सदी के अंतिम चौथाई तक राष्ट्रवाद वह आदर्शवादी, उदारवादी और जनतांत्रिक स्वभाव नहीं रहा, जो कि डियर फ्रेंड्स प्रथम सदी के प्रथम भाग में था। तो डियर फ्रेंड्स 19वीं सदी में हम देखें वो तो 1789 की बात चल रही थी, लेकिन 19वीं सदी आते आते इसके अंतिम चौथाई तक राष्ट्रवाद का तो डियर फ्रेंड्स बहुत सारा मतलब बदल गया। पहले जैसा नहीं रहा राष्ट्रवाद शब्द का मतलब, जो कि उदारवादी जनतांत्रिक राष्ट्रवाद हुआ करता था। अब डियर फ्रेंड्स राष्ट्रवाद एक सीमित लक्ष्यों वाला संकीर्ण बन के रह गया। एक छोटा लक्ष्य
संकीर्ण छोटा सा शब्द होता था राष्ट्रवाद, तो उसका कोई मतलब गहरा मतलब नहीं होता था। इस बीच डियर फ्रेंड्स दौर में राष्ट्रवादी समूह एक दूसरे के प्रति अनुदार होते चले गए और लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। जो राष्ट्रवादी समूह होते थे डियर फ्रेंड, अभी 19वीं शताब्दी के लास्ट में दौर में राष्ट्रवादी समूह एक दूसरे के प्रति अनुदार थे वो, और लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। साथ ही प्रमुख यूरोपीय शक्तियां थीं जो भी वहाँ पे ने भी अपने साम्राज्यवादी उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए अधीन लोगों को राष्ट्रवादी आकांक्षाएं का इस्तेमाल के रूप में प्रयोग किया था। राष्ट्रवादी नामक शब्द का इस्तेमाल करके और उनको परेशान किया था, है ना। तो इस राष्ट्रवाद का धीरे धीरे मतलब बहुत छोटा होता चला गया। देखिए फ्रेंड्स, 1871 की बात करें तो यूरोप में गंभीर राष्ट्रवादी तनाव का स्रोत बाल्कन क्षेत्र में था। बहुत ज़्यादा राष्ट्रवादी तनाव चल रहा था 1871 में बाल्कन क्षेत्र में। अब बाल्कन क्षेत्र क्या है? इस क्षेत्र में भौगोलिक और जातीय भिन्नता थी बहुत ज़्यादा। इसमें आधुनिक रोमानिया, बुल्गारिया, अल्बानिया, यूनान, मैसिडोनिया, क्रोशिया, बोस्निया हर्जेगोविना, स्लोवेनिया, सर्बिया, मॉन्टेनीग्रो शामिल थे। इस क्षेत्र के निवासी आमतौर को स्लाव पुकारा जाता था। इन क्षेत्र के निवासी को क्या कहा जाता था? स्लाव। स्लाव किस किस को कहते थे? ध्यान रखना, इन सभी को, सॉरी, ये सभी जो रहते जितने बुल्गारिया, अल्बानिया, यूनान, मैसिडोनिया, इनको मिलाकर के क्या कहा जाता था? स्लाव कहा जाता था। ये बाल्कन क्षेत्र होता था, ध्यान रखना, ठीक है ना। इसमें डियर फ्रेंड्स गंभीर राष्ट्रवादी तनाव देखा गया 1871 में। अब काय के तनाव चल रहे थे, चलिए उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए, इस क्षेत्र के निवासियों को आमतौर पर स्लाव पुकारा जाता था और बाल्कन क्षेत्र का एक बड़ा हिस्सा डियर फ्रेंड्स ऑटोमन साम्राज्य में नियंत्रण में था। जो बाल्कन क्षेत्र में हमने देखा बहुत सारे जो रोमानिया वगैरह है, मैसिडोनिया वगैरह हैं। तो बाल्कन क्षेत्र का एक बड़ा हिस्सा किस पर था? ऑटोमन साम्राज्य का उस पर नियंत्रण था। अब बाल्कन क्षेत्र का एक बड़ा हिस्सा बाल्कन क्षेत्र में रोमानी राष्ट्रवाद के विचार फैलने और ऑटोमन साम्राज्य के विघटन की स्थिति से काफ़ी विस्फोटक हो गई। तो डियर फ्रेंड्स, जैसे ही बाल्कन क्षेत्र में रोमानी राष्ट्रवाद फैलने से और ऑटोमन साम्राज्य का विघटन हुआ तो काफ़ी विस्फोटक हुआ। जैसे 19वीं सदी में ऑटोमन साम्राज्य के आधुनिकीकरण और आंतरिक सुधारों के जरिए मजबूत बनाना चाहता था। तो डियर फ्रेंड्स, 19वीं शताब्दी में जो ऑटोमन साम्राज्य ने आधुनिकीकरण और आंतरिक सुधारों के जरिए मजबूत बनाना चाहता था, किंतु इसमें इसे बहुत कम सफलता मिली। अब वो डियर फ्रेंड्स आधुनिकीकरण नहीं कर पाया, ना ही आंतरिक रूप से सुधार कर पाया। बाल्कन क्षेत्र में डियर फ्रेंड्स रोमानी राष्ट्रवाद जैसे ही फैला, रोमानी राष्ट्रवाद हमने पढ़ा था ना अपने संस्कृति के माध्यम से राष्ट्रवाद फैलाना, तो उससे काफ़ी विस्फोटक हुआ और वो ऑटोमन साम्राज्य आधुनिकीकरण और आंतरिक सुधार वो जितना वो चाहता था उतना नहीं कर पाया। एक के बाद उसके अधीन यूरोपीय राष्ट्रीयताएं उसके चंगुल से निकलकर स्वतंत्रता की घोषणा करने लगी। तो डियर फ्रेंड्स, ऑटोमन साम्राज्य बहुत जगह फैला हुआ था और मतलब साम्राज्यवाद था डियर फ्रेंड्स। तो फिर बाद में रोमानी कल्पना आई। रोमानी राष्ट्रवाद जैसे ही फैला तो उसमें विस्फोट हुआ और सभी डियर फ्रेंड्स कुल मिला के ना ही वो अपने ऑटोमन साम्राज्य अपने आप को स्थिर नहीं कर पाया, ना ही सुधार कर पाया। और फिर बाद में क्या हुआ इसका परिणाम कि सभी लोग एक करके क्या करने लगे, अपने आप को स्वतंत्र घोषणा करने लगे कि हम स्वतंत्र हैं, आपके अधीन नहीं हैं। जैसे डियर फ्रेंड्स हमारे यहाँ किसका शासन था? तो अंग्रेज लोगों का। फिर 1947 में हमने भी स्वतंत्रता की मांग की और घोषणा की कि हम लोग स्वतंत्र हैं, मतलब स्वतंत्र हो गए। इसके बाद देखिए, बाल्कन लोगों ने आज़ादी और राजनीतिक सुधारों के अपने दावे को राष्ट्रीयता का आधार दिया। लोगों ने आज़ादी के लिए और राजनीतिक अधिकारों के अपने दावों को राष्ट्रीयता का आधार दिया कि हम राष्ट्रीय हैं। उन्होंने इस इतिहास का इस्तेमाल यह साबित करने के लिए किया कि वे कभी डियर फ्रेंड्स स्वतंत्र हुआ करते थे, किंतु तत्पश्चात उनको विदेशी शक्तियों ने
अधीन कर लिया था। उन्होंने कहा कि नहीं, हमारा इतिहास में हम भी स्वतंत्र थे। बाल्कन क्षेत्र का जो हिस्सा डियर फ्रेंड्स ऑटोमन साम्राज्य में नियंत्रण में था, तो वो भी स्वतंत्रता की घोषणा करने लगा और वो भी डियर फ्रेंड्स दावा और इतिहास का इस्तेमाल करने लगा कि हम भी क्या थे, स्वतंत्र थे, लेकिन हमें विदेशी शक्तियों ने अधीन कर लिया था। अतः बाल्कन क्षेत्र में विद्रोही राष्ट्रीय समूहों ने अपने संघर्ष को लंबे समय में खोई आज़ादी को वापस पाने के प्रयासों के रूप में देखा कि हम भी संघर्ष करेंगे और प्रयास करेंगे और हम भी आज़ाद होना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे जैसे विभिन्न सिलाब के राष्ट्रीय समूहों ने अपनी पहचान और स्वतंत्रता की परिभाषा तय करने की कोशिश की, तो बाल्कन क्षेत्र में गहरे टकराव का क्षेत्र बन गया। तो डियर फ्रेंड्स देखिए, जैसे जैसे स्लाव में बहुत सारे देश थे, जैसे कि सर्बिया है, रोमानिया है ना, और स्लोवेनिया है। तो डियर फ्रेंड्स, इस स्लाव में बहुत सारे थे। तो सभी ने क्या किया, अपनी अपनी पहचान और स्वतंत्रता की परिभाषा घोषित की कि नहीं, हम भी स्वतंत्र हैं, हमको स्वतंत्र होना चाहिए। तो डियर फ्रेंड्स, जो बाल्कन क्षेत्र था वो उसमें बहुत ज़्यादा टकराव उत्पन्न हो गया। अब टकराव उत्पन्न क्यों नहीं होगा, इतने सारे राष्ट्र और सभी अपनी अपनी स्वतंत्रता चाहते हैं, है ना, अलग अलग होना चाहते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, टकराव का क्षेत्र बन गया बाल्कन राज्य। देखिए, बाल्कन राज्य एक दूसरे से भारी ईर्ष्या करते थे। अब डियर फ्रेंड, जो बाल्कन के नीचे बहुत सारे राज्य थे वो सभी एक दूसरे से ईर्ष्या करते थे और हर एक राज्य अपने लिए ज़्यादा से ज़्यादा इलाका हथियाने की उम्मीद रखता था कि डियर फ्रेंड्स, हमारा इलाका बड़ा हो जाए, हम बड़े हो जाएं। वो सभी एक दूसरे के अंदर अंदर प्यार नहीं बल्कि ईर्ष्या करते थे, है ना, और सभी अलग स्वतंत्र होना चाहते थे। और परिस्थितियां और अधिक जटिल होते इसलिए हो गई क्योंकि बाल्कन क्षेत्र में बड़ी शक्तियों के बीच प्रतिस्पर्धा होने लगी। जितनी बड़ी शक्तियां थी कि नहीं हम बड़े हैं, फिर वो कहता है नहीं हम बड़े हैं। इस समय यूरोपीय शक्तियां के बीच व्यापार और उपनिवेश के साथ नौसैनिक और सैन्य ताकत के लिए गहरी प्रतिस्पर्धा थी। तो डियर फ्रेंड्स, प्रतिस्पर्धा किस बात की थी इनके बीच व्यापार, उपनिवेश और नए सैनिकों, सैन्य ताकत के लिए गहरी प्रतिस्पर्धा थी। मतलब वो अपना उपनिवेश बढ़ाना चाहते थे, नौसैनिक में प्रतिस्पर्धा कर रहे थे कि हमारी सेना ज़्यादा है जल वाली, और सैन्य ताकत किसकी ज़्यादा है। तो डियर फ्रेंड्स, सब अपनी अपनी ताकत बढ़ाने को लगे थे, सैनिकों की शक्ति बढ़ाने को लगे थे। तो कि हमारी ज़्यादा है, वो अपनी करना चाहता था, क्योंकि अब डियर फ्रेंड प्रतिस्पर्धा करेंगे, लड़ाई करेंगे तो हम जीतेंगे ना, जिसके सैनिक ज़्यादा होंगे। तो यही वो बढ़ाना चाह रहे थे, है ना। जैसे अभी हम होड़ लग जाते हैं कि नहीं, हमारे पास उसके पास इतने हथियार हैं तो हमको और हथियार रखना है। तो यही एक प्रतिस्पर्धा चल रही थी। जिस तरह डियर फ्रेंड्स बाल्कन समस्या आगे बढ़ी, उसमें से यह प्रतिस्पर्धा खुलकर सामने आई। रूस, जर्मनी, इंग्लैंड, ऑटो हंगरी हर ताकत बाल्कन पर अन्य शक्ति की पकड़ को कमजोर करके क्षेत्र में अपने प्रभाव को बढ़ाना चाहती थी। इससे इस इलाके में कई युद्ध हुए और अंततः प्रथम विश्व युद्ध सामने आया। तो डियर फ्रेंड्स, यही प्रथम विश्व युद्ध का यही कारण था। डियर फ्रेंड्स, सब अपनी अपनी बाल्कन क्षेत्र से स्टार्ट होता है, सब अपनी अपनी प्रतिस्पर्धाओं में लगे थे, सैनिक बल बढ़ाना चाहते थे। और साथ में सैनिक बलों के साथ साथ डियर फ्रेंड्स, यह लोग इसके साथ साथ और भी प्रतिस्पर्धाएं सामने आई, जैसे रूस, जर्मनी, इंग्लैंड, ऑटोमन हंगरी हर ताकत बाल्कन पर अन्य शक्तियों को पकड़ को कमज़ोर करके अपने प्रभाव को बढ़ाना चाहते थे। जैसे रूस है, जर्मनी और हंगरी वगैरह, ये डियर फ्रेंड बाल्कन क्षेत्र को कमज़ोर करना चाहते थे और अपना प्रभाव वहाँ पर जमाना चाहते थे, जिसके कारण क्या हुआ, प्रथम विश्व युद्ध सामने निकल के आया। प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत कब से आती है, 1914 से, और सीधे साम्राज्यवाद से जुड़कर राष्ट्रवाद जो है 1914 में एक यूरोप में एक महाविपदा लेकर के आया। लेकिन कैसे साम्राज्यवाद फैलाया हुआ है लोगों ने। अब डियर फ्रेंड्स, राष्ट्रवाद की भावना उजागर हो रही है, तो लोग स्वतंत्र होना चाहेंगे, तो विस्फोट तो होगा ही, विपदा तो आएगी जिन्होंने फैलाया है। तो डियर फ्रेंड्स, महाविपदा लेकर गया। लेकिन इस बीच डियर फ्रेंड्स, इसमें अनेक देशों ने, जिनका 19वीं शताब्दी में यूरोपीय शक्तियों ने औपनिवेशीकरण किया था, तो साम्राज्यवादी प्रभुत्व का विरोध करने लगे। तो डियर फ्रेंड्स, जो 19वीं शताब्दी में हमने देखा, जो यूरोपीय शक्तियाँ थीं, उन्होंने अपना साम्राज्य अनेक देशों में फैलाया हुआ था। अपना साम्राज्य फैलाया, उन देशों को साम्राज्य फैला करके नियंत्रण में रखा हुआ था। तो डियर फ्रेंड्स, वही साम्राज्यवाद का बहुत सारे देश क्या करने लगे, विरोध करने लगे।
हर तरफ से साम्राज्यवादी विरोध आंदोलन विकसित हुए इस अर्थ में राष्ट्रवादी थे। जो भी डियर फ्रेंड्स साम्राज्यवाद का विरोध कर रहे थे उनको उसका अर्थ क्या निकाला जाता था कि वो राष्ट्रवादी थे। वे सभी स्वतंत्र राष्ट्र राज्य का निर्माण करने के लिए संघर्ष कर रहे थे राष्ट्रवाद के नाम पर। ठीक है ना, वो सही कर रहे हैं कि जो औपनिवेशीकरण फैला हुआ है वो सभी डियर फ्रेंड्स जिन जिन प्रदेशों पर, वो सभी क्या कर रहे हैं, अपना स्वतंत्र होना चाहते हैं, राष्ट्रवाद अपना फैला रहे हैं, है ना। प्यार की भावना राष्ट्र के प्रति कि हमारा राष्ट्र है, हम अलग रहेंगे, स्वतंत्र रहेंगे, आपका प्रभुत्व, आपका साम्राज्यवाद क्यों हम सहन करें। सभी राष्ट्र स्वतंत्र का निर्माण करने के लिए संघर्ष करने लगे। वे सभी अब वो कैसे राष्ट्रवाद के नाम पे करेंगे ना, जब तो राष्ट्रवाद आएगा तब तो डियर फ्रेंड्स वो इकट्ठे होंगे और इकट्ठा होकर के संघर्ष करेंगे, एक साम्राज्यवाद के खिलाफ लड़ेंगे। वे सभी एक सामूहिक राष्ट्रीय एकता की भावना से प्रेरित थे और साम्राज्यवाद का विरोध करने की प्रक्रिया में उभर कर आया कौन, राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद के यूरोपीय विचार डियर फ्रेंड्स कहीं नहीं दोहराए गए क्योंकि हर जगह लोगों ने अपनी अपनी तरह से विशिष्ट राष्ट्रवाद विकसित किया था। तो यूरोपीय राष्ट्रवाद डियर फ्रेंड्स ये नहीं कि एक ही हर देश में ये राष्ट्रवाद का मतलब एक सा हो, क्योंकि डियर फ्रेंड्स सभी देश अपने अपने लिए राष्ट्रवाद विशिष्ट राष्ट्रवाद विकसित कर रहे थे। मगर डियर फ्रेंड्स यह विचार समाज को राष्ट्र राज्यों में गठित किया जाना चाहिए था। अब वह स्वाभाविक सार्वभौमिक मान लिया गया कि सभी राष्ट्र राज्यों में गठित हों, सभी में राष्ट्रवाद फैले। ठीक है ना, सभी देश स्वतंत्र हो। तो 1914 से 1919 तक हमने देखा ना, प्रथम विश्व युद्ध चला तो बहुत सारे देश शक्तियाँ अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर ली, है ना। तो यही तो अब डियर फ्रेंड्स मगर यह विचार समाज को राष्ट्र राज्य में गठित किया जाना है चाहिए अब सार्वभौमिक रूप से मान लिया गया कि सभी जो राष्ट्र हैं वो राष्ट्र राज्य में गठित हो सकते हैं।